सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम क्लास 10 सोशल साइंस जिसका कोड 087 है उसका सैम्पल क्वेश्चन पेपर फॉर सेशन 2021-22 डिस्कस करेंगे और ये टर्म 2 के लिए है। ये एक ऑफिशियल सैम्पल पेपर है जो कि आपको सीबीएसई की वेबसाइट में मिल जाएगा। कैसे डाउनलोड करना है वो मैंने पिछली वीडियो में बताया था, वहाँ लिंक भी शेयर कर दिया था, तो वहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हो। तो इस पेपर से आपको पूरा आइडिया लग जाएगा कि आपका सोशल साइंस का क्वेश्चन पेपर मेन जो आपका बोर्ड एग्जाम होगा उसमें किस तरह से आएगा, कितने क्वेश्चंस होंगे, कितने सेक्शंस होंगे, क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं, क्वेश्चन का लेवल क्या है, वो सारा चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। टाइम की बात करें तो आपको 2 घंटा मिलेगा और 40 मार्क्स का ये पेपर होगा। क्वेश्चन पेपर में आपके 5 सेक्शंस होंगे, A, B, C, D एंड E। सारे ही क्वेश्चन कंपलसरी हैं। जैसा कि आपका टर्म 1 में था कि क्वेश्चंस में ऑप्शन थे, तो यहाँ पर क्वेश्चंस में ऑप्शन नहीं है, सारे ही क्वेश्चन आपको करने होंगे। सेक्शन ए की बात करें तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक होगा जो कि वेरी शॉर्ट आंसर टाइप होगा। 2 मार्क्स के हर क्वेश्चन होंगे, 40 वर्ड्स के अंदर आपको ये लिखने हैं। सेक्शन बी की बात करें तो 6, 7, 8 ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे, 3 मार्क्स कैरी करेंगे, 80 वर्ड्स के अंदर इसे लिखना है। सी की बात करें तो 9 और 10 ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे, 5 मार्क्स के होंगे हर एक क्वेश्चन, यानी सेक्शन सी टोटल 10 मार्क्स का होगा क्योंकि इसमें 2 क्वेश्चन हैं और 120 वर्ड्स के अंदर आपको इसे लिखना है। डी की बात करें तो यहाँ पर 11 और 12 2 केस बेस्ड क्वेश्चंस है। यहाँ कितने मार्क्स का एक बार मैं देख लेता हूँ। हाँ, तो केस बेस्ड आपके 8 मार्क्स के होंगे, 2 केस होगा, हर केस आपका 4 मार्क्स का होगा। सेक्शन ई की बात करें तो ये क्वेश्चन नंबर 13 होगा, मैप वाला क्वेश्चन होगा, 3 मार्क्स का होगा। इसमें 2 पार्ट होंगे, 13.1 जो होगा वो हिस्ट्री का क्वेश्चन होगा 1 मार्क्स का, और 13.2 वो ज्योग्राफी से मैप होगा जो कि 2 मार्क्स का होगा। तो इस तरह से टोटल आपके 13 क्वेश्चंस हो गए और 13 के 13 सारे ही करने हैं। तो ओवरऑल कोई चॉइस नहीं दी गई है, लेकिन हाँ इंटरनल चॉइस दी है। जैसे मान लो लेट सपोज क्वेश्चन नंबर 9 है तो वहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा है और लगा के दूसरा क्वेश्चन लिखा है, तो वहाँ पर चाहे ये वाला कर लो या ये वाला कर लो, क्वेश्चन नंबर सेम होगा। तो कुछ क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस दी गई है, तो जहाँ इंटरनल चॉइस है ऐसे क्वेश्चन में सिर्फ एक ही आपको करने हैं, जो कि अभी हम करेंगे तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम सेक्शन ए स्टार्ट करते हैं। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है ये, हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, टोटल 5 क्वेश्चन हैं, 10 मार्क्स ही कैरी करेगा। तो ये हमारे सामने मार्किंग स्कीम है सोशल साइंस की, यानी सीबीएसई ने जो आंसर प्रोवाइड किए हैं सैम्पल पेपर के वो क्या है, हम उसी से डायरेक्ट डिस्कस कर लेते हैं, ये ज़्यादा ऑथेंटिक रहेगा। तो सेक्शन ए के अंदर ये पहला क्वेश्चन होगा, हाउ डिड द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट अनफोल्ड इन द सिटीज एंड टाउन्स ऑफ द इंडिया। तो ये क्वेश्चन आपका कहाँ से आया है, सेकेंड चैप्टर का जो टॉपिक है 2.1, आप बुक में देख सकते हो, द मूवमेंट इन द टाउन्स। वहां से एक क्वेश्चन पूछा गया, आप देख ही सकते हो कि सिटी उसी के अंदर, उसी पैराग्राफ के अंदर सिटी के बारे में मेंशन है, टॉपिक में भले ही वहां पर टाउन लिखा है लेकिन सिटी और टाउन दोनों का डिस्कशन है। तो मैंने लाइन बाय लाइन पूरे चैप्टर को पढ़ा है, अगर आपने वो वीडियो देखी होगी तो आपको पूरा क्लियर होगा। तो चलिए यहाँ आंसर हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट थी वो किस तरह से अनफोल्ड हुई, यानी एक तरह से कह सकते हो स्टार्ट हुई सिटीज के अंदर और टाउन्स के अंदर, क्या क्या चीजें हुई इस मूवमेंट के अंदर इन दोनों जगहों पर। तो यहाँ पर जो आंसर आपका लिखा हुआ है ना, ये डायरेक्ट आपके एनसीईआरटी का ही है, वहाँ पैराग्राफ के फॉर्म में है, यहाँ पर पॉइंट वाइज लिख दिया है। तो अगर आपने एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ा होगा तो आसानी से उन पैराग्राफ को पॉइंट में कन्वर्ट करके आंसर दे सकते हो। तो ये जो मूवमेंट स्टार्ट हुई थी इसमें सबसे पहले कौन लोग पार्टिसिपेट किए थे, मिडिल क्लास वाले, ये पार्टिसिपेट किए थे सिटीज़ के अंदर। हज़ारों स्टूडेंट जो कि सरकारी स्कूल और कॉलेज में पढ़ रहे थे, यानी ऐसे स्कूल जिस पे गवर्नमेंट का कंट्रोल था, उन्होंने छोड़ दिया कि हम इस स्कूल में यानी सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ेंगे, सरकारी कॉलेज में नहीं पढ़ेंगे। बहुत से टीचर थे जिन्होंने रिज़ाइन कर दिया, लॉयर्स थे जिन्होंने अपनी लीगल प्रैक्टिस यानी वकील थे जिन्होंने अपनी वकालत छोड़ दी। तो जो काउंसिल के इलेक्शंस होते थे, अब होता क्या था, इंडिया हमारा कई हिस्सों में अंग्रेजों ने बांट दिया था, अलग अलग प्रोविंस बना दिए थे। जैसे यूपी है, यूपी का नाम क्या था, यूनाइटेड प्रोविंस। तो वो इलाके जहाँ पर अंग्रेज डायरेक्टली रूल कर रहे थे वहाँ ये लोग इलेक्शन कराते थे, उसी को काउंसिल इलेक्शन कहा जाता था, जहाँ पर इंडिया के लोग भी पार्टिसिपेट कर सकते थे। तो इसका बाइकआउट किया गया कि भारतीय लोगों ने कहा कि हम इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, सिवाय मद्रास के। मद्रास में इलेक्शन हुआ, वहाँ लोगों ने पार्टिसिपेट किया, उसके अलावा और जगह कोई पार्टिसिपेट नहीं किया। जो बाहर के गुड्स थे, सामान थे, उनका बाइकआउट किया गया कि अब बाहर से बने हुए जो सामान है, खासतौर से इंग्लैंड के, उसे हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, अपना देसी इस्तेमाल करेंगे। और जो लिक्वायर शॉप्स थी यानी शराब की जो दुकानें थी, पिकेट मतलब होता है कि एक प्रदर्शन करना, जैसे किसी चीज़ का घेराव करके प्रदर्शन करना होता है ना, तो उसी को कहते हैं, दुकान है या फैक्ट्री है
उसको चारों तरफ से लोगों ने घेर लिया और बैनर वगैरह लेके प्रदर्शन कर रहे हैं, तो उसी को हम पिकेट कहते हैं। तो शराब की जो दुकानें थी उनको घेर के वहाँ प्रदर्शन वगैरह किए गए। और जो बाहर के कपड़े थे, एक तो ये कि हम इस्तेमाल नहीं करेंगे फॉरेन गुड्स, तो अब उसका क्या किया जाए, तो उसको क्या कर दिया इन्होंने, बर्न कर दिया, जला दिया इन ह्यूज बोन फायर्स, यानी बड़ी बड़ी आग जलाई, उसके अंदर ये बाहर से बने हुए जो कपड़े थे उसको जला दिया उसमें। इसके अलावा और भी रेलेवेंट पॉइंट आप लिख सकते हो जो कि इस पैराग्राफ के अंदर मेंशन है। अब यहां पर आपको ये पूरे 6-7 पॉइंट नहीं लिखने, कोई भी 2 पॉइंट लिखना है। तो 2 मार्क्स का है तो 2 पॉइंट इसके अंदर लिखना है। अब ऐसा भी कर सकते हो कि ये जो पॉइंट है 2 या 3 पॉइंट मिला के 1 पॉइंट बना सकते हो, थोड़ा सा बड़ा दिखने लगे। जैसे आपने ये वाला पहला पॉइंट कर दिया और सेकंड, थर्ड, फोर्थ को मिला के ये सेकंड पॉइंट कर दिया। तो इस तरह से पॉइंट तो आपने 2 लिखा, लेकिन आपको ढेर सारी चीजें लिखने को मिल गई, क्योंकि यहां पर ये जो 3 अलग पॉइंट निकाले हैं वो एक ही सेंटेंस के ही पार्ट हैं। जैसे यहां देख सकते हो, एक तो पहला वाला पॉइंट ये वाला था। सेकंड पॉइंट, 1000 ऑफ स्टूडेंट लेफ्ट गवर्नमेंट कंट्रोल स्कूल एंड कॉलेजेस, हेडमास्टर एंड टीचर रिजाइन, लॉयर गेव दियर प्रैक्टिस। तो देख रहे हो ये एक ही सेंटेंस, कॉमा लगा के लिखा है, तो ऐसे लिख सकते हो, पहला वाला पॉइंट ऊपर और सेकंड पॉइंट ये। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, व्हाई इज टूरिज्म कंसीडर एज अ ट्रेड। जो टूरिज्म है, भाई लोग बाहर से आ रहे हैं या आप बाहर कहीं घूमने जा रहे हो, किसी और काम से टूर कर रहे हो, तो उसको ट्रेड क्यों माना जाता है, व्यापार क्यों माना जाता है। एक बेसिक सी चीज़ आप खुद समझो कि अगर कोई बाहर से कोई भी बंदा है, मान लो अमेरिका से कोई आ रहा है, हमारे देश के अंदर घूमने आ रहा है, किसी वजह से उसका टूर है, इंडिया के अंदर आ रहा है, तो सबसे पहली चीज़ अपनी करेंसी यहाँ पर लेकर आएगा, तो हमारे देश के पास डॉलर आएगा। दूसरी बात, यहाँ पर भी जो भी सामान खरीदेगा तो जिनसे खरीदेगा उनका फायदा होगा। ये फायदा किस लिए हुआ, क्योंकि टूरिज्म हुआ, कोई बाहर से आया खरीदने के लिए, जहां घूमने जाएगा वहां टिकट देगा, या किसी बीमारी का इलाज करने आएगा तो यहाँ पेमेंट करेगा, जो सवारी से जाएगा, जो भी गाड़ी वगैरह करेगा उसका किराया इसको देना पड़ेगा। इस तरह की जो चीजें हैं, तो कोई भी अगर बाहर से आता है तो इस तरह से एक ट्रेड हो जाता है, व्यापार हो जाता है, कमाई सी हो जाती है अलग अलग लोगों की। तो यही चीज हमको एक्सप्लेन करनी है कि टूरिज्म ट्रेड कैसे है। तो यहाँ पहला पॉइंट है, फॉरेन जो टूरिस्ट हैं वो इंडिया के अंदर आते हैं कंट्रीब्यूटिंग टू फॉरेन एक्सचेंज, यानी वो आएगा तो डॉलर लेके आएगा ना, डॉलर जमा करेगा, उसके बदले में इंडियन रुपीस मिलेगा, तो हमारे देश के पास क्या आएगा, फॉरेन करेंसी आ जाएगी, फॉरेन एक्सचेंज यहाँ पर हमको मिल पाएगा, यानी रुपये के बदले डॉलर हमको मिलेगा। बहुत से लोग हैं जो कि इस टूरिज्म इंडस्ट्री में डायरेक्टली इंगेज हैं, जैसे बहुत सी कंपनियां हैं जो आपको टूर कराती हैं, कि आप वेबसाइट पे सर्च करोगे तो वो आपको पैकेज देंगे कि आपको 2 दिन के लिए या 5 दिन के लिए इस जगह हम घुमाएंगे, ये फैसिलिटी आपको मिलेगी। जो टूरिस्ट गाइड वगैरह हो गए, ये डायरेक्टली जुड़े हैं इस टूरिज्म इंडस्ट्री से। तीसरा पॉइंट ये है कि जो टूरिज्म है ये सपोर्ट करता है लोकल हैंडीक्राफ्ट, जो भी हाथ से बनी हुई चीज़ें हैं, हमारे बनाने वाले जो लोग हैं, बहुत से क्राफ्ट की जो चीज़ें हैं, बाहर से लोग आते हैं, उनको पसंद आती है तो वो खरीदते हैं, तो इस तरह से उनको सपोर्ट मिल जाता है। अभी जो टूरिस्ट हैं वो इंडिया किस लिए आते हैं, भाई टूर का मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ घूमने आ रहे हैं, टूर का मतलब कोई कहीं से जाता है तो उसको टूर कहा जाता है कि हमारे यहाँ का टूर है। तो जो टूरिस्ट आएगा बाहर से इंडिया, वो मेडिकल टूरिज्म के लिए भी आ सकता है, यानी कोई बीमारी है उसके इलाज के लिए आ सकता है। इको टूरिज्म, यानी यहाँ की जो नेचुरल चीज़ें हैं, जैसे यहाँ फॉरेस्ट देख सकता है, यहाँ के माउंटेन्स वगैरह घूमने आ सकता है, ठीक है, कोई भी नेचुरल प्लेस को विजिट करना है तो वो इको टूरिज्म के अंदर आएगा। एडवेंचर टूरिज्म हो गया, यानी कोई भी एडवेंचरस काम उसको करना है, जैसे आपका स्कूबा डाइविंग हो गया, स्काई डाइविंग हो गया, प्लेन वगैरह से जाते हैं ऊपर, वहाँ से कूदते हैं ना पैराशूट से, फिर नीचे आते हैं, तो ये सारा हो गया। हिल क्लाइंबिंग हो गया, ये सब किस में आता है, एडवेंचर, कि हम यहाँ पर किसी एडवेंचर के लिए आ रहे हैं, किसी रोमांच के लिए आए हैं। कल्चरल टूरिज्म भी हो सकता है, यहाँ की संस्कृति के बारे में जानने के लिए, यहाँ के कल्चर के बारे में जानने के लिए। बिजनेस टूरिज्म, यानी किसी बिजनेस के पर्पज़ के लिए आ सकते हैं, तो अलग अलग पर्पज़ के लिए टूरिस्ट आ सकते हैं। इसके अलावा और भी कोई रेलेवेंट पॉइंट आप लिख सकते हो, ये भी आपका एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, यहाँ पर दिया भी हुआ है, लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी, ये चैप्टर है, पेज नंबर 88 पे ये सारा दिया हुआ है। तो यहाँ पर भी कोई 2 पॉइंट आपको लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर ले, यहाँ आपको डिफरेंशिएट करना है 1 पार्टी एंड 2 पार्टी सिस्टम। तो डिफरेंशिएट वाले में आप ऐसे करके लिखोगे ज़्यादा बेस्ट है, इधर 1 पार्टी वाला लिख देना, इधर 2 पार्टी वाला लिख देना, उसके नीचे इसके पॉइंट, इसके नीचे इसके पॉइंट्स। तो 1 पार्टी सिस्टम की अगर हम बात करें तो वो कंट्री जहां पर एक ही पार्टी होती है वहां क्या सिस्टम होता है, ये चीजें मैंने डिटेल में आपको चैप्टर में एक्सप्लेन की है, एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन, तो वहां और डिटेल में समझ सकते हो। यहाँ जितना लिखा हुआ है, जितना आंसर में है, उतना हम समझ लेते हैं। तो वो कंट्रीज जहां पर एक ही पार्टी होती है और वही अलाउ होती है कि वो कंट्रोल करे और रन करे गवर्नमेंट, तो उसे हम 1 पार्टी सिस्टम कहते हैं। यानी यहाँ क्या होता है कि एक ही पार्टी होती है कि भाई इसी की सरकार बनेगी, यही रूल करेगी। तो ऐसा भी हो सकता है कि उस देश में एक ही पार्टी हो, या ऐसा भी हो सकता है कि और एक से ज़्यादा पार्टी हो,
लेकिन ये फिक्स है कि सरकार किसकी बनेगी, उसी एक फिक्स पार्टी की बनेगी सरकार, बाकी दूसरी पार्टी सपोर्ट कर सकती है। जैसा कि आप एग्जाम्पल हम बात करें कि चाइना का, यहाँ पर सिर्फ जो एक पार्टी है कम्युनिस्ट पार्टी, उसी को अलाउ है रूल करना। अब चाइना के अंदर और भी पार्टीज हैं, वो कुछ सीटें जीत के सपोर्ट कर सकती हैं, लेकिन ये फिक्स है कि पार्टी किसकी बनेगी, कम्युनिस्ट पार्टी ही रूल करेगी, इसी की सरकार बनेगी। तो इसमें और भी कोई आप पॉइंट लिख सकते हो, वहाँ डिटेल में आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा। अब टू पार्टी सिस्टम की बात कर लेते हैं। वो कंट्री जहाँ पर सिर्फ दो मेन पार्टी होती है, हो सकता है और भी पार्टी हो लेकिन बहुत छोटी हो, लेकिन मेन जो पार्टी है जिनके बीच में मुकाबला होता है, जिनके बीच में इलेक्शन होता है, तो वो दो मेन पार्टी होती है जो कि इलेक्शन कंटेस्ट करती हैं, उसे हम टू पार्टी सिस्टम कहते हैं। हमारा इंडिया टू पार्टी में नहीं आता क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सी पार्टी हैं जो कॉन्टेस्ट करती हैं। टू पार्टी में एग्जाम्पल आपका यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है और यूनाइटेड किंगडम भी है, ये दो एग्जाम्पल हैं। यूएसए की बात कर ले तो यहाँ पर दो पार्टीज है, एक आपका रिपब्लिकन है और एक डेमोक्रेटिक है। अमेरिका के जो इससे पहले के राष्ट्रपति थे डोनाल्ड ट्रंप, वो रिपब्लिकन के हैं। इसी तरीके से जो अभी करंटली प्रेसिडेंट हैं जो बाइडन, वो किसके हैं, डेमोक्रेटिक पार्टी के। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। फोर्थ वाला क्वेश्चन देखते हैं, स्टेट द रोल ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई के रोल आपको बताने हैं। तो इसमें पहला पॉइंट है, इंडिया की हम बात करें तो जो रिजर्व बैंक है वो इशू करता है करेंसी नोट ऑन बिहाफ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से करेंसी इशू करने का काम किसका है, रिजर्व बैंक का। करेंसी से रिलेटेड जितने भी कानून है वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी, इसीलिए जो नोटबंदी का फैसला था वो किसका था, सेंट्रल गवर्नमेंट का था। लेकिन करेंसी से जुड़े हुए या बैंकिंग से जुड़े हुए जितने भी काम होंगे नेशनल लेवल पे, वो कौन करेगा, आरबीआई करेगा, ठीक है। और यही करेंसी नोट को इशू भी करता है। दूसरा फंक्शन आरबीआई का ये है कि सुपरवाइज करेगा फंक्शनिंग ऑफ द फॉर्मल सोर्सेज ऑफ लोन्स। अब फॉर्मल सोर्सेज क्या होते हैं, लोन के या क्रेडिट कह सकते हो, ये सारा चीज़ें आपने चैप्टर में पढ़ी होगी, मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। जैसे आपका बैंक से जो लोन्स मिलते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज से जो लोन्स मिलते हैं, वो सारे फॉर्मल के अंदर आते हैं, जहाँ पर पूरा एक डॉक्यूमेंटेशन होता है, प्रूफ होता है कितना लोन दिया गया, कितना इंटरेस्ट लगा, ये सारी चीज़ें होती है। तो आरबीआई उसको सुपरवाइज करता है, देखता है कि हाँ सारी चीज़ें सही हो रही है कि नहीं, नियम कानून के हिसाब से लोन दिया जा रहा है कि नहीं, ये सारा काम है। तीसरा पॉइंट ये है, आरबीआई क्या करता है, मॉनिटर करता है बैंक्स को, जितने भी अलग अलग बैंक्स हैं, जैसे आपका स्टेट बैंक हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया, इस तरह से जितने भी बैंक्स हैं उनको मॉनिटर करेगा, देखेगा इन एक्चुअली मेंटेनिंग कैश बैलेंस, यानी कैश बैलेंस ये मेंटेन कर पा रहे हैं कि नहीं। तो कैश बैलेंस क्या होता है, जैसे मान लो आपके बैंक में 100 रुपये डिपॉजिट किया गया। अब बैंक क्या करता है, एक तो पैसा जमा करता है और लोन भी देता है। तो बैंक क्या करेगा, ये जो जमा है उसको लोन देगा जिनको लोन चाहिए होगा। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा 85 रुपीज़ लोन दे सकता है। ऐसा नहीं कि 100 रुपये जमा किया लोगों ने और 100 रुपये उठा के लोन में दे दिया, यानी 15% बैलेंस होना चाहिए। जितना पैसा जमा किया गया है उसका 15% बैंक के अंदर मौजूद होना चाहिए, क्योंकि अगर सारा ही दे देगा तो कोई बैंक से पैसा लेने आएगा तो बैंक कहेगा पैसा है ही नहीं, हम तो लोन दे दिए हैं, जब लोन से मिलेगा तब तुमको देंगे। तो ये प्रॉब्लम है। तो आरबीआई इसको देखता है कि कोई बैंक ऐसा तो नहीं कर रहा है कि ज़्यादा पैसे के चक्कर में और ज़्यादा लोन दे रहा है लोगों को, अपना जो मिनिमम बैलेंस है वो मेंटेन नहीं कर पा रहा है। तो ये एक काम होता है। और आरबीआई ये भी देखता है कि बैंक जो है वो लोन कहीं सिर्फ उन्हीं लोगों को नहीं दे रहा है, जस्ट टू प्रॉफिट मेकिंग बिजनेसेस एंड ट्रेडर्स, यानी सिर्फ बिजनेसमैन जो पैसा कमा रहे हैं और जो व्यापारी हैं सिर्फ उन्हीं को लोन तो नहीं दे रहा है। क्या ये जो स्मॉल कल्टीवेटर्स हैं, जो छोटे छोटे किसान हैं, क्या उनको लोन दे रहा है कि नहीं। अगर सिर्फ अमीरों को दे रहा है तो आरबीआई के खिलाफ एक्शन लेगा कि आप अमीरों को दीजिए, ट्रेडर को दीजिए, लेकिन गरीब लोगों को भी लोन आपको देना पड़ेगा। तो कोई दो पॉइंट यहाँ पर भी आपको लिखने थे। फिफ्थ वाले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। आपको जो डाटा दिया हुआ है और जो टेबल नीचे दिया हुआ उसको आपको देखना है, उसका आंसर देना है नीचे। इस टेबल में आपको दिया है टोटल प्रोडक्शन ऑफ फिनिश्ड स्टील इन इंडिया। स्टील के प्रोडक्शन दिया हुआ है, ईयर वाइज दिया है 2015-16 में कितना प्रोडक्शन हुआ, 106.6 मिलियन टन्स इतना प्रोडक्शन हुआ। इसी तरह अलग अलग ईयर्स का दिया हुआ है। ऐसा ही टेबल आपकी एनसीईआरटी बुक में दिया होगा। अब ये डाटा चेंज होता रहता है। आपकी पुरानी बुक होगी तो यहाँ पर ईयर्स कुछ अलग अलग दिए होंगे, डाटा अलग होगा। ये जो लेटेस्ट डाटा है वो यहाँ पर मेंशन है। तो फिफ्थ वाले क्वेश्चन में दो पार्ट है। 5.1 की बात कर लेते हैं। तो उसमें कह रहा है कि आपको कंपेयर करना है 2015-16 और 19-20 वाले डाटा को कंपेयर करो और कोई एक रीजन आपको बताना है फॉर द रिडक्शन ऑफ प्रोडक्शन इन स्टील इन 2019-2020। अब देखो 2015-16 और 2019-20 का कंपेयर करना है। 15-16 में रफली हम बात करें तो 106 है और यहाँ 102, तो आप देख रहे हो कम हो गया है प्रोडक्शन। तो इसी का रीजन आपको बताना है। कोई एक रीजन दो कि क्यों प्रोडक्शन कम हो गया। देखो ये क्वेश्चन भी आपका एनसीईआरटी से आया हुआ है। यहाँ देख सकते हो यही टेबल है
यहाँ थोड़ा सा वैल्यू चेंज है क्योंकि मेरे पास जो बुक है वो 2020-21 की है, तो आपको लेटेस्ट एनसीईआरटी बुक डाउनलोड करके रखनी है। हो सकता है 21-22 में लेटेस्ट वाला डाटा हो। खैर डाटा से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो एनसीईआरटी में चेंजेस आते हैं, टाइम टू टाइम चेंजेस आते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत कुछ डाटा वगैरह में चेंज आता है, इसीलिए आपके पास लेटेस्ट पीडीएफ फॉर्म में कम से कम एनसीईआरटी की बुक होनी चाहिए। बाकी कंटेंट तो ऑलमोस्ट सेम ही रहता है। तो यहाँ रीज़न आप देखोगे तो यहाँ लिखा हुआ है इंडिया एक इम्पॉर्टेंट आयरन और स्टील प्रोड्यूसिंग कंट्री है, लेकिन फिर भी हमारी जो परफॉर्मेंस है वो कम है। यानी एक तरह से रीज़न दे रहा है कि प्रोडक्शन कम क्यों हो रहा है। तो देखो हाई कॉस्ट एंड लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ कोकिंग कोल और ये वगैरह सब दिया हुआ है, तो यही यहाँ पर जो आंसर दिए हुए हैं इस पैराग्राफ में यही रीज़न है। यहाँ देख सकते हो ये मेंशन है हाई कॉस्ट, यानी कॉस्ट बढ़ गई है। अब सीधी सी बात है, कोई चीज़ महंगी हो जाएगी तो लोग खरीदना कम कर देंगे, खरीदना कम कर देंगे तो ऑटोमेटिकली आपको प्रोडक्शन कम करना पड़ेगा, कम बनाना पड़ेगा। तो कम प्रोडक्शन के पीछे कॉस्ट का भी एक रीज़न है। दूसरा पॉइंट है लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ कोकिंग कोल। तो कोकिंग कोल क्या होता है? एक तरह का कोल होता है जो कि फर्नेस वगैरह भट्टी के अंदर यूज़ होता है, क्योंकि स्टील क्या होता है आयरन ओर को मेल्ट करके बनता है, तो वहाँ पर जो कोयला यूज़ होता है उसकी अवेलेबिलिटी कम है इसीलिए हम कम प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। तीसरा है लो प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, यानी मजदूर जो है वो उतना प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं जितना हमको करना चाहिए। लेट सपोज किसी प्लांट के अंदर 100 यूनिट स्टील प्रोड्यूस करनी थी, लेबर इतना कर सकते थे, लेकिन लेबर ज़्यादा काम कर ही नहीं रहे हैं, सिर्फ 90 प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो सीधी सी बात है कम काम करने की वजह से भी प्रोडक्शन कम हुआ है, ये भी एक रीज़न हो सकता है। फोर्थ पॉइंट है इरेगुलर सप्लाई ऑफ एनर्जी की सप्लाई कम है। मान लो इलेक्ट्रिसिटी वगैरह है, वो लाइट सप्लाई इतनी नहीं हो पा रही है, लाइट चली जा रही है तो काम रुक जाएगा। ठीक है, इस तरह से कोई भी पॉइंट आप लिख सकते हो। इसी में सेकंड पार्ट है 5.2 व्हाई इज द प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ स्टील कंसीडर एज एन इंडेक्स ऑफ कंट्रीज डेवलपमेंट, यानी स्टील का प्रोडक्शन और उसका कंजम्पशन, प्रोड्यूस करना, बनाना और उसे इस्तेमाल करना, इसको हम इंडेक्स ऑफ कंट्रीज डेवलपमेंट क्यों कहते हैं? यानी स्टील ज़्यादा प्रोड्यूस होगा और स्टील हम ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, इस्तेमाल करके बहुत सी चीज़ें बनाएंगे तो हमारा क्या होगा, कंट्री डेवलप होगा। ऐसा क्यों कहा जाता है, इसका रीज़न आपको लिखना है। तो ये भी डायरेक्ट एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। तो रीज़न आप लिख सकते हो जो स्टील के प्रोडक्ट हैं वो रॉ मटेरियल की तरह इस्तेमाल होते हैं अलग अलग इंडस्ट्री के अंदर। बहुत सी इंडस्ट्री है जो स्टील का इस्तेमाल करके बनाती है, जैसे गाड़ी वगैरह बनाना है तो वो लोग क्या करेंगे, स्टील लेंगे, तो उनके लिए स्टील एक रॉ मटेरियल की तरह, एक कच्चे सामान की तरह है, क्योंकि स्टील से वो गाड़ी वगैरह बनाएंगे या गाड़ी के कुछ पार्ट्स बनाएंगे। इसकी ज़रूरत एक्सपोर्ट करने के लिए भी होती है, दूसरे कंट्री में हम बेचते हैं, उससे पैसा आता है। इसी स्टील से हमें क्या होता है, मशीनरी बनती है, तो ये हमें मशीनरी प्रोवाइड करती है, और अलग अलग फील्ड में जब मशीनरी यूज़ होगी तो कंट्री की ग्रोथ होगी। इसके अलावा और भी कोई पॉइंट आप लिख सकते हो। तो यहाँ आकर हमारा सेक्शन ए कंप्लीट हो गया। इस वीडियो में हम यहीं तक रखते हैं, अगली वीडियो में अगले सेक्शन को हम डिस्कस कर लेंगे। आपका सपोर्ट अच्छा रहा तो मैं एक ही वीडियो के अंदर बाकी सारे सेक्शंस को कवर करा दूंगा। तो जो भी सैम्पल पेपर की वीडियोस आएंगी उन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यानी आपका ये मोबाइल है, ये आपकी ऐसे वीडियो प्ले हो रही है, यहाँ पर एक एरो टाइप का बना होगा, उस पर क्लिक करोगे तो डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा। वहाँ पर अलग अलग सब्जेक्ट के सैम्पल पेपर का लिंक होगा ब्लू कलर का, उस पर क्लिक करोगे वीडियो ओपन हो जाएगी। टर्म 2 के सैम्पल पेपर के लिए मैं अलग से प्लेलिस्ट भी बना दूंगा, वहाँ प्लेलिस्ट ओपन करके सारी वीडियोस देख सकते हो। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। उसके बगल में एक बेल का आइकन होगा, उस पर क्लिक कर देंगे तो नई वीडियो आते ही आपको मैसेज आ जाएगा। मेरा फेसबुक पेज है, उसे भी आप लाइक कर लो, टेलीग्राम ग्रुप है, उसे भी आप ज्वाइन कर लो। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक यू।